और इस वक्त आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 91.2 एफएम। मैं हूं आपके साथ आरजे सुधीर। प्रोग्राम किसान जगत में आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर चंद्रभान शौरान जी के साथ, जो कि हैं कृषि विशेषज्ञ, और आज हम बात करने वाले हैं गेहूं के बिजाई के ऊपर। तो सबसे पहले मैं अपना रेडियो 91.2 एफएम और सभी किसान भाइयों की तरफ से डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम गेहूं का जो सीजन चल रहा है, अब पिक पॉइंट पर चल रहा है, सही समय है, इसके बारे में आपको कुछ जानकारियां देंगे। जी बिल्कुल। तो इस चर्चा शुरुआत में मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि गेहूं की सिंचाई का जो है, गेहूं की बिजाई का सही वक्त अगर आप हमें बताएं, किसान भाइयों को बताएं कि सही वक्त बिजाई का, और उसके साथ साथ कि किस वक्त बिजाई से पहले कितने वक्त पहले सिंचाई करनी चाहिए और किस प्रकार की जमीन को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको जानकारी भी है, क्योंकि फील्ड से जुड़े हुए आदमी को जानकारियां होती हैं, हो सकता है कुछ तकनीकी जानकारियां कम हो, लेकिन गेहूं हमारे हरियाणा प्रदेश का एक मुख्य खाद्यान्न क्रॉप है, फसल है, और इसका जो बिजाई से लेकर थ्रेशिंग तक जो वैज्ञानिक तरीके से जो खेती की जाती है, तो वो उसमें ज्यादा फायदेमंद होता है। और सबसे पहले मैं समय के बारे में बताऊंगा। समय गेहूं का उचित समय 1 नवंबर से और 25 नवंबर तक है, लेकिन कुछ किस्में हैं जो अगेती बिजाई अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके और 20 नवंबर तक बिजाई हो सकती है। जैसे हमारी देसी किस्म होती थी, हैवी है C306, तो ये किस्में अगेती बिजाई की हैं, लेकिन ऑप्टिमम टाइम जो गेहूं का है वो 1 नवंबर से 25 नवंबर तक अगेती बिजाई का है, और अगेती बिजाई में ही आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो जैसा कि किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको अगेती और अच्छी फसल लेनी है तो आपको 25 नवंबर तक अपनी फसल जो है बिजाई कर देनी चाहिए। इसी के साथ ये तो समय की बात हुई कि किस वक्त तक हमें गेहूं की बिजाई कर देनी चाहिए। इसमें डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सिंचाई का क्या रोल जो है होता है, एक अहम गेहूं की जो है बिजाई में, वो कितने वक्त पहले करें गेहूं की बिजाई से पहले, और किस प्रकार की जो है मिट्टी को देखते हुए या मिट्टी में पहले से जो आर्द्रता को देखते हुए, क्योंकि पहले जो बारिश हुई थी उसके कारण भी, और काफी जगह पानी के अनुसार, मीठा पानी या खारा पानी, उसके अनुसार अगर सिंचाई पे आप किसान भाइयों को कुछ बताना चाहिए। गेहूं की बिजाई के लिए जहां तक मिट्टी की बात आती है, तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी गेहूं के लिए बेहतर रहती है, लेकिन आजकल रेतीले इलाके में भी अच्छी पैदावार होती है गेहूं की। और तो हमारा जिला चरखी दादरी और जिला भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल ये रेतीला इलाका है, तो इसमें आज किसान अच्छी सिफारिशें अपना के बहुत अच्छी पैदावार ले रहे हैं। इसके लिए जो अच्छे दोमट मिट्टी जल निकास वाली होनी चाहिए, खारे पानी से प्रभावित या सेम वाली भूमि इसके लिए अच्छी नहीं रहती। तो ये तो बात हुई डॉक्टर साहब किसान भाइयों के लिए सही समय और सिंचाई के बारे में। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बीज किस प्रकार का और कितनी मात्रा में कितनी जमीन के उपयोग किया जाता है, और इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालें इस बात के ऊपर भी कि जो बीज उपचार है हमारी जमीन के लिए, उसमें किसान भाई क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कौन सी दवा मिला सकते हैं, उस बीज उपचार में बीज को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। देखो, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि बीज पर ही निर्भर करता है पूरी फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता। हम जब बिजाई करते हैं तो जो किस्में हैं उनका चयन सबसे पहले जरूरी है। जो हम अगेती किस्म की बात करते हैं तो अगेती किस्में ही लेनी चाहिए 1 नवंबर से 25 नवंबर तक। अगेती किस्मों में जैसे हमारी HD 3086 है, WH 711 है, WH 1105 है, ये हमारी DBW 17 है, DBW 222 है, DBW 187 है, और PBW 725 है। ये अगेती किस्में हैं, और भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन उनमें से कुछ किस्में आजकल उपलब्ध कम होती हैं, और ये अगेती किस्में हैं, और इसमें अगेती किस्में ही लेनी चाहिए ताकि भरपूर पैदावार हमें मिल सके। अगर पछेती बिजाई मजबूरन बस करनी पड़ती है तो पछेती के लिए अलग किस्में होती हैं, जैसे हमारी 1124 है, 1121 है,
ऐसी किस्में हैं वही लें, अगर मजबूरी हो तो। मैं तो यही आपको सुझाव दूंगा कि अगेती बिजाई ही करें, अगेती की अच्छी पैदावार होती है। तो ये बात तो रही किसान भाइयों की आपको अगेती और पछेती बिजाई में किस प्रकार की बीज के किस्मों का चयन करना है। डॉक्टर साहब, अब बीज उपचार के ऊपर आप किसान भाइयों को कुछ कहें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि बीज का चयन हमने कर लिया, किस्म का भी चयन हमने कर लिया, लेकिन हमारी जमीनों में कुछ ऐसे कीड़े हैं जो फसल को, जिसकी जड़ को खराब करते हैं, जैसे दीमक है, टर्माइट बोलते हैं उसको। तो इसके लिए बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए क्या करना है, हमें सिर्फ एक क्लोरोपायरीफास दवाई आती है 20% ईसी, तो वो दवाई प्रति क्विंटल 150 ml 150 मिलीलीटर प्रति क्विंटल, ये ध्यान से सुने। और हमारा जो 40 किलोग्राम का जो बैग होता है गेहूं का, उसके लिए सिर्फ 60 ml दवाई हो गई। तो इससे उसका उपचार करें ताकि हमारी जो दीमक है वो कम से कम 60 दिन तक असर करेगी ये दवाई। उसके बाद का जो उपचार है वो इसी दवाई से 2 लीटर दवाई प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इरिगेशन सिंचाई के साथ देनी पड़ेगी, वो बाद की बात है। लेकिन बीज उपचार अवश्य करें, बीज उपचार के बिना हमारी जड़ें जो पौधों की है वो स्वस्थ नहीं रहेंगी। तो ये खास बात नोट करने की है कि बीज उपचार जरूरी है। तो देखा कि आपने सुना, अगर आप बिजाई करते हैं, अपने बीज का चयन कर लिया है, तो उसके साथ ही बीज उपचार भी जरूरी है। इसी में मैं पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब आपसे कि काफी बार देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में कि हमारी जो पहले की फसल है, गेहूं की जो फसल है, घर में है गेहूं, तो किसान भाई कुछ जो है बाजार से या फिर दुकान से बीज नहीं खरीदते कोई भी किस्म का, लेकिन अपने उसी पुराने बीज में दवाई मिलाकर या उसी को तैयार करके उसी की बिजाई कर देते हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो सही है या गलत है, या फिर कितने वर्षों तक के बीज को हम इस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा? बीज का चयन, जैसे मैंने पहले बताया, किस्म का चयन। अब उसके बाद बीज का चयन है। अगर किसान भाई ने पिछले साल अच्छी किस्म लगाई है, प्रमाणित बीज सरकारी संस्था से या विश्वसनीय प्राइवेट संस्था से लाकर की बिजाई की है और उसकी अच्छी पैदावार है, तो उस जो सुडौल अच्छा बीज है उसको झरने से निकाल करके अच्छी तरह उनके खरपतवार रहित करके उसको बिजाई के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वो अच्छी पैदावार देगा। दूसरी बात, जैसे हमारा एक खेत एक सीमा पर है, दूसरा खेत दूसरी सीमा पर 4-5 किलोमीटर पर है, या एक दूसरे किसान का है, या पानी अलग अलग है, तो एक खेत से दूसरे खेत में जो बिजाई करते हैं तो उससे भी पैदावार बढ़ती है, क्योंकि वो उसकी जो जमीन है, मिट्टी है, उसका भी परिवर्तन होता है और किस्म वो बदली जाती है, और पानी का भी थोड़ा सा अंतर होता है एक ट्यूबवेल से दूसरे ट्यूबवेल का। तो इस तरह से भी करते हैं तो अच्छी पैदावार किसान ले सकते हैं और लेते भी हैं। दूसरी बात है, किसी भी सरकारी संस्था या प्राइवेट संस्था से बीज लें, प्रमाणित बीज ही होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। वो किसी दूसरी उसमें मिक्स करना वैरायटी के हिसाब से ही कर सकते हैं, अन्यथा ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। और ये जो घर का भी जो किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, करना भी चाहिए, तो ये कम से कम पिछले साल का हो, ये ना हो कि 4-5 साल पुराना बीज रखा है, उससे जमीन में इसकी जर्मिनेशन की जो पावर है वो कम हो जाती है। तो इसलिए पिछली साल का बीज किया हुआ बीज आप प्रयोग कर सकते हैं, जो पैदावार अच्छी दे सकता है। तो मतलब किसान भाई आप देख सकते हैं कि आप प्रमाणित बीज भी ले सकते हैं और अपने घर में जो आपका बीज है, जो पुराना गेहूं है, 1 साल तक का ही जो है उसे प्रयोग करें, उससे पुराना ना हो। आपकी पैदावार में फिर आपको उसमें असर देखने को मिलता है, कम पैदावार हमें मिलती। तो डॉक्टर साहब से अब तक हमने बातें की कि सही समय क्या होगा गेहूं की बिजाई का, उसके बाद सिंचाई, फिर बीज और बीज उपचार के बाद अब जो है बारी आती है डॉक्टर साहब खाद के बारे में। तो बिजाई के वक्त भी अगर कोई खाद डालनी है तो वो कौन सी डालनी है और कितनी मात्रा में, और उसके बाद की भी खाद के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को जानकारी दें। किसान भाइयों, बिजाई करने से पहले कुछ खाद होती हैं वो डालनी होती हैं, कुछ खाद ऐसी होती हैं जो बिजाई के बाद खड़ी फसल में डालनी होती हैं। तो जो पहले हमें बहुत ही जरूरी है, केमिकल का ज्यादा प्रयोग नहीं करना, सिफारिश से ज्यादा नहीं करना। डीएपी डालनी है फास्फोरस की पूर्ति के लिए। हमें शुद्ध फास्फोरस से पूरी फसल के लिए बिजाई से लेके थ्रेशिंग घाई तक हमें चाहिए सिर्फ 24 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस। उसके लिए एक बैग 50 किलो का
DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट काफी रहता है। दूसरी बात नाइट्रोजन की बात जहां तक आती है तो वो हमें शुद्ध नाइट्रोजन शुरू से आखिर तक पूरी फसल की पैदावार के लिए सिर्फ 60 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति के लिए 2.25 कट्टे यूरिया काफी रहता है। इससे ज्यादा डालना जमीन को खराब करना है, पानी को खराब करना, आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करना है। तीसरी बात, कुछ ये मुख्य तत्व हैं। तीसरी है, अब गेहूं में पहले जरूरत नहीं होती थी, रेतीले इलाके में भी पोटाश की इतनी कमी नहीं थी, अब पोटाश की भी कमियां आने लगी हैं। इसके लिए हमें शुद्ध पोटाश चाहिए 24 किलोग्राम प्रति एकड़। हम MOP का आधा कट्टा करीब करीब हम यूज करें, प्रयोग करें तो पूर्ति हो जाती है। 3 ये मुख्य तत्व हो गई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसके साथ साथ कुछ सूक्ष्म तत्व होते हैं जिनकी गेहूं को, जो फोलिएज की क्रॉप है, उसको जरूरत होती है, जैसे जिंक सल्फेट है। इसके बिना भरपूर पैदावार नहीं मिलती, कमी आने पर ये पैदावार घट जाती है। तो 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% को प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई से पहले जब आखिरी बार खेत में जुताई करते हैं उस टाइम पाउडर फॉर्म में आती है, ये वो छिड़क देते हैं और जमीन में मिला देते हैं। उसके बाद DAP की बिजाई कर देते हैं, ठीक है। और सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल प्रयोग कर लें तो आपका खर्चा बहुत बच जाता है। इसके लिए जो हमने जो शुद्ध नाइट्रोजन बताई है 60 किलोग्राम, उसको 3 बार करके प्रयोग करें, उससे भी अच्छी पैदावार और अच्छी गुणवत्ता मिली है। 1/3 इसके बेसल डोज जैसे जब DAP बोते हैं उसमें मिला के बो दें। दूसरा, जो पहला पानी लगाते हैं CRI स्टेज, जो शिखर जड़ें डेवलप होती हैं तब, और तीसरा जब मिल्की स्टेज आती है 85 दिन पर तब। तो 3 तरह, क्योंकि हमारी तकरीबन भूमि रेतीली है, इसलिए 3 बार करके यूरिया यानी कि नाइट्रोजन वाली खाद दें तो भरपूर पैदावार मिलती है। तो आपने सुना किसान भाइयों की किस प्रकार सही मात्रा में ही हमें जो है खाद का प्रयोग करना है, और अगर हमें अपनी फसल की, हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ानी है और फसल को भी एक अधिक मात्रा में हमें सही मात्रा में ही खाद का प्रयोग करना होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब काफी बार ये होता है कि कुछ किसान भाई सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा खाद डालेंगे तो हमें ज्यादा पैदावार प्राप्त होगी। अगर उस पर आप बताना चाहें, क्योंकि काफी बार खाद की भी अधिक मात्रा हमें देखने को मिलती है कि कुछ किसान भाई अधिक खाद डाल देते हैं, तो उसके नुकसान और उससे होने वाली हानियों के बारे में अगर एक बार आप किसान भाइयों को जागरूक करें तो। किसान भाइयों, जरूरत से ज्यादा खाद डालना, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर है, नुकसानदायक ही होता है, फायदा कोई नहीं होता। जैसे हमें अगर 2 रोटी की भूख, मैं देसी तरीका बताता हूँ, अगर हमें भूख 2 रोटी की है, 1.5 रोटी खाते हैं ना तो हमारी सेहत सही रहेगी। अगर भूख 2 रोटी की है, 3 रोटी खा ली तो वो 1 रोटी बेकार जाएगी, क्योंकि हमारी आवश्यकता ही नहीं थी। इसी तरह से ये तो देसी तरीका बताया आपने, समझ में आ गया हो आपको। केमिकल फर्टिलाइजर हो, केमिकल इंसेक्टिसाइड हो, ये सिफारिश से ज्यादा अगर प्रयोग करते हैं तो वो, जैसे फर्टिलाइजर है, खाद है, जरूरत से ज्यादा 1 बैग DAP की आवश्यकता है, तो अगर आपने 1.5 या 2 बिजाई कर दिए तो वो फसल उतना ही लेगी जितना उसको आवश्यकता है, और बाकी जमीन में पड़े रहेंगे, जमीन को वो कलर बना देगी, धीरे धीरे करके उसकी उत्पादन शक्ति जमीन की कम होती चली जाएगी। उसमें जैव जो है हमारे ऑर्गेनिक मैटर है वो कम होता चला जाएगा। जमीन में जीवाणु पड़े हैं वो मर जाएंगे, और पैदावार धीरे धीरे करके हमारी जमीनें खराब होगी, हमारा वातावरण खराब होगा, पानी भी खराब होगा, और अल्टीमेटली हमारे स्वास्थ्य और हमारा जो भी जमीन पर और खेती पर निर्भर है सब कुछ, ये सच्चाई है। तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो फिर फायदा क्या हुआ। इसलिए मैं बार बार ये सिफारिश आप तक पहुंचाता हूं कि जरूरत से ज्यादा रासायनिक कीटनाशक खाद्य प्रयोग ना करें। तो किसान भाई आप ध्यान दें कि ज्यादा पैदावार कि ना सोचकर कि हमें ज्यादा पैदावार मिलेगी, आप सिफारिश के अनुसार ही अपने फसल में खाद का प्रयोग करें। तो ये बात तो हुई खाद की। अब इससे आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगा कि गेहूं में ना सिंचाई कितने अंतराल के बाद करनी चाहिए, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल जिसे लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो एक सही वक्त या फिर सही अनुमान किसान भाइयों को बताए कि एक सिंचाई के बाद जो दूसरी सिंचाई है उसमें कितना अंतराल होना चाहिए बीच के अंदर। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि जो सिंचाई है वो भी एक महत्वपूर्ण
किस्म का चयन, उसका बीज उपचार, बिजाई का तरीका, खाद का बोने का संतुलन। उसके बाद महत्वपूर्ण जो बात है वो सिंचाई की है। गेहूं में सबसे पहली सिंचाई 21 या 22 दिन पर देनी बहुत जरूरी है। अगर किसी भाई के पास, किसान के पास सिर्फ एक ही सिंचाई है ना, तो वो 21-22 दिन पर पहली सिंचाई दें, क्योंकि उस टाइम पर शिखर जड़ें, क्राउन रूट इनिशिएशन CRI स्टेज होती है। उस टाइम पर नई जड़ें बनती हैं और पानी सिंचाई अगर नहीं होती तो वो नहीं बन पाती, तो वो पैदावार क्या हो तो वही जो है पौधे खड़े रह जाएंगे, पैदावार नहीं होगी। और कुल मिलाकर 6 सिंचाइयाँ गेहूं में आवश्यक हैं। अगर 6 सिंचाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं तो पहली 22 दिन पर, दूसरी 45 दिन पर, तीसरी 65 दिन पर, चौथी 85 दिन पर, पांचवी 105 दिन पर और आखिरी 120 दिन पर 6 सिंचाइयाँ आवश्यक हैं पूरी फसल लेने के लिए। अगर किसी किसान भाई के पास 2 ही हैं तो पहली 22 पर, दूसरी 85 पर। अगर 3 हैं तो पहली 22 पर, दूसरी 65 और तीसरी 105 पर। तो इस तरह से हम सिंचाई का प्रबंध करके और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि लगभग कहीं नहर है तो कहीं ट्यूबवेल है, कहीं सिंचाई का साधन लगभग आज है। यही एक सिंचाई के साधन के कारण ही हम हरित क्रांति को आगे बढ़ा पाए हैं और गेहूं में आत्मनिर्भर हुए हैं। लेकिन अब हमें गुणवत्ता की तरफ भी ध्यान देना है। तो इसके लिए जो है आप सिंचाई भी जान ही चुके हैं कि कितने अंतराल के बाद और किस किस वक्त आपको अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई कर। किसान भाइयों, आपने सिंचाई से लेकर सही समय, बीज उपचार, खाद और फिर सिंचाई कितने अंतराल के बाद करनी चाहिए, ये सब जानकारी हमने डॉक्टर साहब से ली। अब वक्त है डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चलते चलते कुछ टिप्स जो आप किसान भाइयों को देना चाहिए, कुछ बातें जो जिन पर किसान भाइयों को गौर करना चाहिए अपनी गेहूं की फसल को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि अच्छी किस्म लो या घर का बीज है तो वो स्वस्थ लो। दूसरी बात ये है उसका बीज उपचार करो, अच्छी खाद, संतुलित खाद उसमें प्रयोग करो। और उसके तो देसी खाद या हरी खाद का प्रयोग करें। और उसके बाद अच्छी जो हमारा जो खरपतवार जो जन्म लेते हैं उसमें जमीन में, उसका अच्छा प्रबंध करो, समय पर सिंचाई करें और समय पर ही, जैसे मैंने बताया है, नाइट्रोजन वाली खादें 3 बार करके डालें, संतुलित खादें डालें। और उसके बाद जो खेत की चारों तरफ की जो मेंढ है या कोने हैं, उनको जब सिंचाई करते हैं तो कहीं सूखा ना रहने दें। कई बार ऐसा हमारे स्प्रिंकलर सेट से हो जाता है, तो पूरे खेत की बराबर सिंचाई करें। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जिससे पैदावार आपकी अच्छी और मुकम्मल होगी। और डॉक्टर साहब, मुझे एक पॉइंट अभी याद आया कि सिंचाई में जो है ट्यूबवेल से, जहाँ ट्यूबवेल नहीं है, जहाँ कुएं हैं, हमारे एरिया क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर कुएं भी हैं जहाँ से नोजलों से पानी दिया जाता है, फव्वारा सिस्टम है, तो वहां पे अगर वो बेहतर रहता है या फिर एक बार जो खुला पानी दिया जाता है उसमें आप और थोड़ा बताएं तो। देखो, जहाँ तक पानी बचाने की बात है तो वो या तो हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है वो बेहतर रहता है, उसके बाद मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम आया हुआ वो भी बेहतर रहता है। और जहाँ खुला पानी देते हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है और मुझे लगता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम का रिजल्ट ज़्यादा है। वैसे कहीं जो कोने वगैरह हैं खेत के, वहाँ पे खुले पानी के द्वारा जो है सिंचाई की जा सकती है। तो किसान भाई, इन्हीं के साथ अब वक्त है अनुमति लेने का। और डॉक्टर साहब, किसान भाइयों की तरफ से, अपना रेडियो 91.2 FM की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना वक्त निकालकर किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार और आपको भी धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला किसान भाइयों से कुछ बताने का। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें